Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in our new lesson. So today we are going to continue our previous topic about which I have earlier told you a bit. तो जहाँ तक हमारे इस नए लेसन का ताल्लुक है, तो जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा हुआ था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मैंने आपको पहले जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी जिसको डॉबनियर ने शुरू किया हुआ था, तो उसने वो डॉबनियर स्ट्रेड्स दिए हुए थे। तो लेकिन वो जो डॉबनियर स्ट्रेड्स था उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो अप्लाई नहीं हो पाया क्योंकि जितने भी उस वक्त एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे वो उन सब की ट्रेड्स नहीं बना पाया और वो सिर्फ 3 ट्रेड्स बना पाए, इसलिए वो जो क्लासिफिकेशन थी वो फेल हो गई। उसके बाद 1829 में डॉबनियर ने वो क्लासिफिकेशन की थी। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, काम तो रुकता नहीं है, काम तो चलता रहा। तो 1864 में एक और साइंटिस्ट आया, न्यूलैंड। जैसे कि डॉबनियर ने किया था, जो उसने वो प्रोसीजर किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का, कि प्रॉपर्टीज जो होते हैं उनका और एटॉमिक मास का कुछ न कुछ कनेक्शन है, तो इसी तरह उसी रास्ते पे चलते हुए ऑक्टेव आया, न्यूलैंड आया 1864 में। न्यूलैंड आया, उसने भी उस वक्त तक 56 एलिमेंट्स थे। तो न्यूलैंड ने इन सब एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मौजूद था, पता था उस वक्त, तो उसने इनको इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में लिखा। तो जब उसने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या पाया उसने एक कंक्लूजन वहां पे लिया कि एवरी एट्थ एलिमेंट जो होता है उसकी द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एलिमेंट इज रिपीटेड, यानी कि 1 से 7 तक उसने बनाया, 1 से 7 तक उसने एलिमेंट लिखे। तो जो 8वां एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट के साथ मिलती थी। He told that when we write the elements in their increasing order of atomic masses, the property of every 8th element is repeated. जैसे यहाँ पे 1 2, तो उसने इनको हॉरिजॉन्टल कॉलम 7 कॉलम बनाए, तो 7 उसने एलिमेंट लिखे। तो जो कोई भी 8th एलिमेंट था उसने कहा इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। जैसे उसने यहाँ पे लिखा, ये लिथियम है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां यहाँ पे सोडियम आया, तो उसने बोला लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में मिलती है। यहाँ पे सोडियम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे पोटेशियम आया नीचे, सोडियम के नीचे, तो सोडियम और पोटेशियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ये उसका कंसेप्ट था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज रिपीटेड। उसने कैसे कंक्लूड, मतलब उसने क्या इसके लिए पीछे कि उसने कैसे कहा ये कि जैसे म्यूजिक के नोट्स होते, सा रे गा मा पा दा नी फिर सा, यानी कि 7 नोट्स के बाद जो 8वां नोट आता है वो सा और 8वां भी सा। उसी तरह उसने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी जैसे कि नोट्स ऑफ म्यूजिक रिपीट होते हैं, 7 के बाद जो 8वां आता है वो पहले वाले जैसा होता है, पहले सा होता है, 8वां भी सा आता है। इसलिए उसने कहा, इसको नाम ही दिया गया, उसको हम ऑक्टेव, म्यूजिक के वो जो नोट्स होते हैं उनको ऑक्टेव कहते हैं, कि 8वां नोट जो होता है वो रिपीट होता है, 7 के बाद जो 8वां होता है वो पहले जैसा होता है, तो उसको ऑक्टेव के थे। इसलिए ये जो इसने ला दिया, इसको कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी इसको कहते हैं। इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसीलिए कहते हैं कि जैसे उसने उस वक्त ये बात बता दी कि जैसे म्यूजिक में नोट्स जो होते हैं सा रे गा मा पा दा नी,
फिर सा यानी कि सा, पहले 7 नोट्स के बाद जो 8वां आता है वो पहले जैसा होता है, उसको हम ऑक्टेव कहते हैं, म्यूजिक में उसको ऑक्टेव कहते हैं। तो इसको यहाँ पे उसने इसी तरह बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि जैसे यहाँ पे म्यूजिक में वो नोट रिपीट, 8वां नोट रिपीट होता है, इसीलिए जब हम इन एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास लिखते हैं तो जो 8वां एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज पहले जैसे एलिमेंट की होती है। तो इस लॉ को इसीलिए कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी इसको कहा गया है। लेकिन क्या हुआ, यहां पे भी प्रॉब्लम हो गई। उसने तो दे दिया ये, लेकिन इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई, इसमें भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स हो गई। ये भी कोई कामयाब, मतलब उसकी थ्योरी जो ये थी, उसने जो ये लॉ दिया, ये भी कोई कामयाब चीज नहीं थी। इसमें भी बहुत से फेलियर्स, बहुत से ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला ड्रॉबैक जो इसका था वो था कि वो सिर्फ अपनी जो ये क्लासिफिकेशन थी सिर्फ कैल्शियम तक दे पाया, यानी कि जो कैल्शियम हमारा 20वां यहाँ पे एलिमेंट जिसको आज हम एटॉमिक नंबर 20 के नाम से जानते हैं, कैल्शियम के नाम से, वो सिर्फ यहां तक ये ही क्लासिफाई कर पाया इनको, यानी कि यहां तक इनकी प्रॉपर्टी, चलो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टीज मिलती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज मिलती है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज मिलती है, हाइड्रोजन तो अलग ही है, ठीक है। लेकिन बोरान, एल्युमिनियम, इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है, लेकिन ये इनके साथ नहीं मिलता। कार्बन, सिलिकॉन की मिलती है, ये कहाँ आता है इनके साथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस की मिलती है, मैग्नीशियम इसमें नहीं आता। ऑक्सीजन, सल्फर की मिलती है, आयरन यहाँ कहाँ आएगा। वो नॉन मेटल, ऑक्सीजन, सल्फर, लेकिन आयरन मेटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल, लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट, निकल मेटल, इनको यहाँ पे डाल दिया। तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम, इसका ड्रॉबैक क्या था, लिमिटेशन क्या थी, कि वो सिर्फ कैल्शियम तक इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाया, नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त सिर्फ 56 एलिमेंट्स थे। उसने कैटेगरी कह दिया कि बस दुनिया में, कायनात में सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं, इनके बाद कुछ नहीं आने वाला, कोई एलिमेंट नया नहीं है, कोई डिस्कवर नहीं हो गया। जबकि उसके बाद आज हम देखते हैं 118 एलिमेंट्स हैं, या उस वक्त भी उसी आसपास, उसी एज के आसपास बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया। तो ये एक और लिमिटेशन थी, और उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं थी, उनको यहाँ पे कहीं पे फिट नहीं किया गया। और एक और बात उसने क्या किया, उसने अपने इस पीरियोडिक टेबल को, क्लासिफिकेशन को थोड़ा सही करने के लिए एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट, दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में भर दिया। मतलब 2 एलिमेंट्स थे, उनको एक ही स्लॉट में भर दिया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कोबाल्ट और निकल, ये एक ही स्लॉट में है, और इनको भी किसके ग्रुप में रखा, फ्लोरीन, क्लोरीन के ग्रुप में रखा। कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा, जबकि इनका दूर का भी कोई आपस में वास्ता नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज टोटली अलग है। और आयरन को इसने ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रखा, जबकि आयरन कोबाल्ट और निकल के साथ होना चाहिए था। आयरन, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जबकि यहाँ पे इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ये एक और प्रॉब्लम थी कि इसने अपने पीरियोडिक टेबल को फिट करने के लिए ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में भर दिया, और उनको ऐसे ग्रुप्स में भर दिया जिनकी प्रॉपर्टीज उसके साथ नहीं मिलती थी। और क्या किया इसने, आयरन मेटल जो है इसने इसको यहाँ पे इस ग्रुप में डाल दिया, कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल के साथ मिलती थी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जो उस वक्त ये सही नहीं कर पाया। इसलिए इसका जो ये क्लासिफिकेशन का इरादा था ये फेल हो गया। उसने अपनी तरफ से उस वक्त क्लासिफिकेशन की, लेकिन उसकी ये क्लासिफिकेशन फेल हो गई। लेकिन उस वक्त इस चीज से एक बहुत बड़ा फायदा उठाया गया। उस वक्त कहा गया कि हालांकि इससे पहले डॉर्नियर ने भी थोड़ा सा किया था, उसने वो ट्रेड्स दिए थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे इतने एलिमेंट्स को किसी ने क्लासिफाई नहीं किया हुआ था।
तो उसने कहा कि नहीं, उस वक्त एक कंक्लूजन निकाला गया, नहीं, एटॉमिक मास का और प्रॉपर्टीज का आपस में कोई बहुत बड़ा ताल्लुक है, कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का उनके एटॉमिक मासेस के साथ कोई रिलेशन है। जब हम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास को लिखते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती रहती है, इनका आपस में कोई ना कोई रिश्ता है। इस तरह से इसने एक बहुत बड़ा कंक्लूजन यहाँ पे किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्टेव जो था, ये सॉरी न्यूलैंड जो था, इसका जो ये क्लासिफिकेशन था, इसको हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं, 1864 में इसलिए दिया था। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह अगले लेसन में हम आगे जाएंगे, मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।